तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 25 जुलाई और आज का है संडे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर संडे को मैं नॉर्मल जो आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं उसके अलावा कुछ डिफरेंट वीडियो लेके आऊँगी, मतलब कुछ गाइडेंस टाइप की। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड थी कि एसआई की तैयारी कैसे करें और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करें, आरएएस की मेरी स्ट्रेटजी क्या रही थी और नेट की तैयारी आपने की कैसे की थी, फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन सी बुक आपने पढ़ी थी। तो दोस्तों आपको पता है बिकॉज ऑफ जॉब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि मैं डेली ऐसे कोई वीडियो बना दूँ। तो डेली मेरा आंसर राइटिंग वाला वीडियो आता है, वो 15-20 मिनट का, वो डेली आएगा। और उसके अलावा जो है ये आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे पढ़ती हूँ, पर आप लोग थोड़ा सा समझा कीजिए कि जवाब नहीं दे पाती हूँ, है ना। और एक चीज़ और कि ईमेल, आप लोग जो भी मेल वगैरह करते हो तो मेल वही चीज़ कीजिए जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, ठीक है, पढ़ना। अब आप लोग ज़्यादातर बोलते हो मैडम मैं इस क्षेत्र में नया हूँ और मुझे बताइए कि प्रॉपर तैयारी कैसे करूँ। अब वो सारी चीज़ें वो मतलब कोई बोल रहा है मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ, मैं तैयारी कैसे करूँ। कोई बोल रहा है कि इस आरएएस की रणनीति बता दीजिए। तो ऐसे मेल ना कीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी मेल कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे मेल का जवाब भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए तो चैनल है ही। मतलब जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं चैनल पर बता ही सकती हूँ। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे 40 दिन में जो एसआई की है स्ट्रेटजी, तो मैंने आपसे बोला था कि जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं चैनल पे वीडियो बना दूंगी। तो ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि मैं, जैसे किसी लड़की का मैसेज आया है कि मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और आप मुझे गाइड कीजिए कि मैं ये तैयारी, मतलब आरएएस की तैयारी कैसे करूँ, है ना। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। जो न्यू कमर्स हैं वो तैयारी कैसे करें, कोरोना में घर से तैयारी कैसे करें, बिना कोचिंग की तैयारी कैसे करें। तो एक बार आप है ना चैनल चेकआउट कर लिया कीजिए, फिर ही मैसेज किया कीजिए, क्योंकि ऐसे मेल हो चाहे मैसेज हो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मेल और मैसेज होते हैं तो सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग भी समझा कीजिए। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है उसका 2-3 हफ्ते में मैं एक बार आपके सवाल मेरे जवाब वाला वीडियो मैं बना ही देती हूँ। तो मुझे जो ज़रूरी मेल लगते हैं, ज़रूरी मैसेज लगते हैं, उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। बाकी आप लोग ऐसे मैसेज करते रहोगे तो उनका रिप्लाई तो पॉसिबल नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है कि आरएएस की तैयारी करते करते एसआई की तैयारी कैसे करें, है ना। और ये कहीं से मेरी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हुई है, क्योंकि मैंने आरएएस की तैयारी करते करते एसआई की एग्ज़ाम पास करी थी। वो आप सबको मैंने कईयों बार बताया है, मेरी जर्नी में भी बताया है। तो उसी आधार पे, है ना, मेरे पास कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए स्पेशल एक मतलब ये रणनीति तैयार करी है कि इस तरह से आप तैयारी करोगे तो हो जाओगे। मैं आपको इस वीडियो में मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरह से आरएएस की तैयारी करते करते एसआई की मतलब एग्ज़ाम पास कर ली थी। और पास ही नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास करी थी। जो कट ऑफ थी लड़कियों के, लड़कों की नहीं भूल रही हूँ, जो लड़कियों की कट ऑफ थी उससे कम से कम भी मेरे 45 या 42 नंबर ज़्यादा थे, ठीक है। तो और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि अलग से मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, इसलिए ही क्योंकि मेरे सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मोस्टली आरएएस वाले ही हैं जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं बताऊंगी कि आपको कुछ भी अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कैसे आप मतलब आरएएस की तैयारी में बिना किसी रुकावट के, है ना, एसआई भी पास कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मैं आपको सिलेबस बताते जाऊंगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फिर मैं आपको बुक्स बताते जाऊंगी कि मैंने ये बुक्स पढ़ी थी और वो अगर आपको पसंद आए तो आप भी वही बुक्स पढ़ सकते हो। तो सबसे पहली बात देखो, पहली बात ये है कि आरएएस प्री का सिलेबस जो है और एसआई का जो मेन सिलेबस है, मतलब एसआई में तो एक ही बार पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो एसआई में फर्स्ट पेपर होता है हिंदी का और सेकंड पेपर होता है जीके का, है ना। तो आरएस प्री का सिलेबस है ना, जो एसआई सेकंड का जीके का पेपर है ना, डिट्टो सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्री में हम जो आरएएस प्री में एक पेपर देते हैं उसमें भी वही राजस्थान होती है, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की पॉलिटी, ठीक है। वही हिस्ट्री होती है, वही इकोनॉमिक्स होती है, वही मैथ्स होती है, वही रीजनिंग होती है, सारी चीज़ें एकदम ऐसे के ऐसे एसआई वाले पेपर में है। सेकंड पेपर में एसआई में 2 पेपर होंगे, एक तो फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का और सेकंड पेपर होगा जीके का। अब आप सोचोगे कि एसआई की हिंदी
तो हिंदी कैसे काम आएगी आरएएस में, तो जी बिल्कुल काम आने वाली है। एसआई का जो हिंदी का पेपर है उसमें डिट्टो नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही है जो हम आरएएस मेंस का जो फोर्थ पेपर है हिंदी का उसकी व्याकरण में पढ़ते हैं। तो आरएएस मेंस के फोर्थ पेपर में हिंदी व्याकरण और एसआई की हिंदी व्याकरण बिल्कुल सेम है, मतलब एसआई का फर्स्ट पेपर और आरएएस मेंस के फोर्थ पेपर की हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन। तो अगर आप रोज़ के 2 घंटे हिंदी व्याकरण को एसआई के लिए दे रहे हो ना, तो आपका बिल्कुल भी घाटा नहीं होने वाला है, क्योंकि आरएएस में जो सबसे स्कोरिंग पेपर होता है वो होता है पेपर फोर्थ, है ना। पेपर फोर्थ ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। और अगर आप अभी से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो और अभी आप सिर्फ प्री की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो बहुत गलत है। आप शुरू मेंस से ही कीजिए, सिलेबस मेंस का निकलवाइए, प्री का दोनों का निकलवा के पीडीएफ अपने पीडीएफ क्या मतलब जो हार्ड कॉपी है वो अपने पास रखिए, सामने रखिए और हमेशा ऐसे ही पढ़िए। मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहिए, मेंस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैंने मेरी तैयारी इसी तरह से शुरू करी थी कि मेंस के नोट्स बनाती थी, प्री तो अपने आप कवर होती जाती है। बस प्री की तैयारी हमें कब करनी है, जब प्री की डेट आ जाती है। अगर डेट में ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक 5-6 मंथ्स का डिफरेंस है, तो आपको अभी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डेट में 60 डेज़, 45 डेज़ या फिर 2 महीने मान लो या 3 महीने मान लो, अगर इतने का ही डिफरेंस है, तो बिल्कुल आप लोगों को मेंस की तैयारी मतलब आंसर राइटिंग एकदम छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ प्री की तैयारी पर जोर देना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि हिंदी इंग्लिश जो है, क्योंकि हमारा फोर्थ पेपर मेंस में, अगर आप अभी से अपना टारगेट बढ़ा लेके चल रहे हो, अगर आपको यही भरोसा नहीं है कि आप प्री पास कर लोगे, तो देखो आप रहने दीजिए। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप मेंस की तैयारी या हिंदी इंग्लिश पढ़िए। लेकिन आपको भरोसा है कि हाँ जी मैं प्री तो पास कर लूँगा और बहुत अच्छे नंबर से कर लूँगा, लेकिन आगे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्री के नंबर तो मेरिट में जुड़ते नहीं है, जुड़ते हैं मेंस और इंटरव्यू के नंबर। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मेंस की तैयारी साथ साथ करें। और मेंस की तैयारी में फोर्थ पेपर अभी भी मैं मोस्टली लोगों के 100+ नंबर, 100+ तो नहीं लेकिन 90+ नंबर आए हैं और 146 तक भी नंबर आए हैं लोगों के 200 में से इस बार मेंस में, ठीक है, फोर्थ पेपर में। तो आप समझ सकते हो कि कितने शानदार नंबर ला रहे हैं। और क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मतलब 40 और 40 यूँ कहे कि 80 नंबर का, लगभग 60-70 नंबर का पोर्शन है ना, वो सिर्फ व्याकरण से ही आता है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण दोनों का मिला के। अब उसमें अगर आपने पर्यायवाची का सही उत्तर दिया है तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे, गलत नहीं। अब आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी अगर अपन को 2 लाइन में आंसर लिखना है ना, अपन बेस्ट भी लिख देंगे ना, फिर भी टीचर 1 डेट ही दे, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो 2 में से 2 दे दे, है ना। लेकिन इसमें अगर आधा नंबर का अपना पर्यायवाची है ना, और अगर हमने विलोम शब्द है तो विलोम शब्द का सही उत्तर दे दिया, तो उसे आधा नंबर देना ही पड़ेगा। इसलिए फोर्थ पेपर बहुत स्कोरिंग हो जाता है। और अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी से आरएएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण तो पढ़ने ही लग जाए, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से, और मैं कहूँगी कि अपन लोगों की इंग्लिश जो है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप इंग्लिश पे भी जोर दे रहे हैं, जोर तो देना ही पड़ेगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट के भरोसे हम पास नहीं हो सकते, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हिंदी अपनी अच्छी भी होती है, अपने को पढ़ने में मज़ा भी आता है और अपन को जोर भी नहीं आता है ना। तो हिंदी तो कम से कम अभी से चलने दीजिए, ताकि आपकी एसआई भी निकल जाएगी और आपकी निकल जाएगा आरएएस। फोर्थ पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करेगा अगर आप अभी से हिंदी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, सिलेबस दिखाना शुरू करती हूँ मैं कि आरएएस का फोर्थ पेपर का सिलेबस। तो चलो मैं आरएएस की तैयारी करवाऊँगी, मतलब जो वीडियो बनाऊँगी उसमें बताऊँगी। इधर देखिए आप कि ये है पेपर फर्स्ट, किसका सिलेबस लाई हूँ मैं, एसआई का सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक्स बताऊँगी। तो ये मैंने आरपीएससी से ही डाउनलोड किया है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर सब इंस्पेक्टर या फिर प्लाटून कमांडर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2016 वाला, ठीक है। तो दोस्तों पेपर फर्स्ट और हिंदी का पेपर होता है पहला पेपर। तो देखिए इसमें आता क्या है, पहले तो शब्द रचना आती है। शब्द रचना में होते क्या है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सारी चीज़ें हमारे मेंस में भी है, सिर्फ समास को छोड़ दे, समास नहीं है हमारे हिंदी मतलब आरएएस मेंस में। समास मतलब एसआई में ही है, लेकिन समास तो बहुत हार्ड नहीं होता है, ईजी होता है, और 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कर देंगे, ठीक है। समास नहीं है अपने मेंस में, है ना। दूसरा शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये इनसे ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं मेंस में तो, लेकिन
अगर हमारे ये हम अच्छे से जानेंगे तत्सम तद्भव क्या होते हैं तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं फोर्थ पेपर, मतलब आरएएस मेंस के फोर्थ पेपर में भी, रिटर्न में। तो ये अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, शब्द ज्ञान जो लिख रखा है ना, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों का विवेक, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली, सब कुछ मेंस में है। तो अगर आप पढ़ रहे हो ना अभी से हिंदी, तो आप ये सोचो कि आप आरएएस मेंस का फोर्थ पेपर तैयार कर रहे हो, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। शब्द शुद्धि हमारे मेंस में है, तो शब्द शुद्धि भी आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ भी वहाँ भी। व्याकरण कोटियाँ दोस्तों ये बहुत ईजी है, अगर आपकी व्याकरण थोड़ी भी ठीक है तो इनको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये आप बिना पढ़े कर दोगे, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। बाकी अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो ऐसी चीज़ें आप वैसे ही छाट दोगे। वो पूछते हैं, मतलब एक सेंटेंस दे देंगे, इसमें पर्सर कौन सा है, लिंग कौन सा है, मतलब काल कौन सा है, तो इतना दिमाग तो अपन में आ जाता है इतनी चीज़ें पढ़ते पढ़ते, तो ये वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी आ गई वाक्य रचना, ये भी मेंस में है। वाक्य शुद्धि मेंस में है। विराम चिन्हों का प्रयोग ये तो बचपन से अपन करते ही आए हैं। मुहावरे लोकोक्तियाँ मेंस में है और प्रशासनिक शब्दावलियाँ भी मेंस में हैं और हमेशा हार्ड भी आती हैं, तो ये भी मेंस के लिए हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10 चीज़ें हिंदी में है दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स होंगे, 200 नंबर का ये पेपर होगा। पेपर ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। देयर विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइसेस कैरिंग इक्वल मार्क्स, मतलब 2-2 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का हो गया ऑब्वियसली, तो 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और 1/3 इसमें है अपने नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी आरएएस की जो तैयारी है वो कहीं भी बाधित हो रही है, और जबकि आपकी आरएएस की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, इनसे और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि मैंने ना आरएएस की तैयारी में आरएएस की तैयारी करी थी, हमारी मेंस की तैयारी ही चल रही थी, तो ऑब्वियसली मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ रही थी, है ना। तो मुझे अलग से हिंदी पढ़ने की, ऐसे नहीं है कि अभी जैसे आप लोगों की तो प्री एग्ज़ाम नहीं हुई, हमारी प्री हो चुकी थी और मेंस की एग्ज़ाम चल रही थी, ठीक है। तो हम लोग इसी की तैयारी कर रहे थे, मतलब हिंदी इंग्लिश भी पढ़ ही रहे थे साथ में। तो मैंने संधि वाला पढ़ा था, तत्सम तद्भव वाला भी पढ़ा था, लेकिन ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाला मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये वैसे ही आ जाता है, मतलब मुझे कुछ लगा ही नहीं इसमें कि बिना पढ़ा हुआ। ये वाले सारे टॉपिक मेंस के लिए पढ़े थे, ठीक है। शब्द शुद्धि पढ़ी थी, ये वाले मैंने नहीं पढ़े थे, व्याकरण कोटियाँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं लगी, ये अपन मन से कर देते। वाक्य रचना और ये सब पढ़े थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। 2 टॉपिक छोड़े थे मैंने, एक तो संज्ञा सर्वनाम वाला और एक व्याकरण प्रसर्ग ये सब वाला, है ना, व्याकरण कोटियाँ। अब मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप मेंस पे जोर दे के चल रहे हो, तो इन 2 टॉपिक्स को छोड़ दो आप, ये पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपने इतनी व्याकरण तैयार कर ली ना, तो इतना अपने में सेंस डेवलप हो जाता है कि अपन ये वाली चीज़ें तो बिना पढ़े कर देते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कर दी थी, आप लोग भी कर दोगे अगर आप सीरियसली और सिंसियरली पढ़ रहे हैं तो, है ना। क्योंकि ये बहुत ईजी से, ये बचपन में कौन सा लिंग है, इतना हार्ड नहीं आता। और अगर हाँ, अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें चलो आपने पढ़ ली, अब आपको लगेगा कि हिंदी का पेपर ईजी है या हार्ड है। अब मैं आपको बोलूँगी कि पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर बहुत सीधा आएगा, हार्ड नहीं आएगा हिंदी का पेपर, ठीक है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रश्न है 100 और 100 सिर्फ और सिर्फ हिंदी व्याकरण के हैं। अब बार बार कहीं समास पूछ रहा है, कहीं संधि पूछ रहा है, कहीं पर्यायवाची पूछ रहा है, कहीं विलोम शब्द पूछ रहा है। शुरू शुरू में तो ऐसे लगेगा यार कितना इजी पेपर है, 10 क्वेश्चन में ऐसे लगेगा बड़ा इजी है यार, मज़ा आ रहा है करने में। 20 में ऐसे लगेगा ठीक है यार, 30 में ऐसे लगेगा ठीक है यार। अब 40वें तक आते आते ना दिमाग थक जाता है कि यार वही हिंदी की क्वेश्चन, वही विलोम शब्द, अरे यार अभी तो किया ही था वो वाला विलोम शब्द, वैसा ही क्वेश्चन ही आ गया, अब इसका क्या करें। फिर अपन थोड़ा सा कहते हैं ना कन्फ्यूज आने लगते हैं, है ना। 40वें में आते आते, 50वें में आते आते और ज़्यादा थोड़ी बोरियत होने लगती है, 60वें में आते आते एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार पहले वाले में ये किया था, अब ये, मतलब वही हिंदी, वही व्याकरण, वही 100 क्वेश्चन। अब जीके के 100 क्वेश्चन अपने पास आते हैं, तो ये तो है ना कि भाई 7 उसमें से विज्ञान के आ गए, 7 सामाजिक के आ गए, 7 पर्यावरण के आ गए, 7 करंट के आ गए। वो है कि हमें रिपीट नहीं होता इधर, है ना। वो 100 क्वेश्चन इतने भारी पड़ जाते हैं कि दिमाग ना थक जाता है एकदम, लास्ट तक आते आते तो ऐसे लगते हैं यार कौन सोचेगा, अरे यार कर दो इसको जो आ रहा है, ठीक है ख़त्म करो इस पेपर को। मेरे से तो मतलब ख़त्म नहीं होने में आ रहा था, इतने सारे हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि इतने मतलब मैंने तो पहली एग्ज़ाम दी थी जिसमें हिंदी के इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। मैंने कभी ऐसी कोई कम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव एग्जाम दी ही नहीं थी जिसमें हिंदी का इतना बड़ा पेपर हो, इतने सारे क्वेश्चन हो। हिंदी सिर्फ आरएएस मेंस के लिए पढ़े थे हम, तो मेंस में भी हम वास्तव में मेंस में भी कंफ्यूज होने लगते हैं। उसमें भी 40 नंबर की शॉर्ट व्याकरण आती है, तो वो भी परेशान करते हैं, लेकिन उसमें हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। और वो तो चलो ड्रीम होता है, तो उसमें तो करना ही है, और उसमें एक एक चीज़ सोच सोच के भी करता है। यहाँ भाई 100 क्वेश्चन होते हैं और यही चीज़ें है ना। बस प्रॉब्लम वो आएगी कि अपन बोर हो जाते हैं लास्ट तक आते आते, कन्फ्यूज आ जाते हैं पूरी तरह से लास्ट तक आते आते। क्या आएगा यार इसका, क्या आएगा यार इसकी संधि यही होगी क्या, इसमें वृद्धि है या फिर मूर्ण है या क्या है ना। थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी पेपर इजी आने वाला है, आंसर भी आपको आ जाएंगे, लेकिन फिर क्या होता है 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है लास्ट में अपने से शुरू वाले सारे सही जाएंगे, लास्ट में है ना अपन कंफ्यूज होके वो थोड़ा सा गलत कर देंगे। तो उसके लिए ज़रूरत है, पता है क्या है कि ज़रूरत है कि आप है ना अभी से प्रैक्टिस करते रहो। एक मॉडल जो आंसर वो आती है प्रैक्टिस सेट, वो ले आओ, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर होता है, तो दिन में ना एक पेपर सॉल्व कर लो आप। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगी कि दोनों सॉल्व करो, क्योंकि 4 घंटे तो फिर पेपर में ही चले जाएंगे। एक पेपर सॉल्व कर लो, लाइक आज हिंदी वाला कर लिया, कल जीके वाला कर लिया, है ना। डेली का एक पेपर सॉल्व करोगे, और उसी ऐसे नहीं है कि चलो 10 क्वेश्चन कर लिए फिर घूम आए फिर 10, नहीं जी, 2 घंटे बैठ के एक साथ आपको वो पेपर सॉल्व करना है ना। उससे क्या होगा कि शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो मेरे साथ जो हुआ है कि वह पेपर में मैं बोर हो गई थी करते करते, और शायद मेरे और भी ज़्यादा नंबर आ जाते, इस वजह से नहीं आया हो, क्योंकि मेरे को अभी भी वो सीन याद आता है कि मैं थक गई थी, ठीक है। तो आपके साथ वैसा नहीं हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहो, ताकि पेपर देने जिस दिन बैठो ना उस दिन आपको फील ही ना हो। क्योंकि मेरा तो देखो ड्रीम आरएएस था ना, तो मैंने आरएएस के लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करे थे, है ना। तो आरएएस का पेपर भी इतना ही बड़ा होता है, हर सारे सब्जेक्ट्स का पेपर इतना बड़ा होता है आरएएस में चारों, कि लोगों का पेपर पूरा नहीं होता। लेकिन मैंने ना इतनी सारी रिटर्न प्रैक्टिस करी थी कि मुझे वो पेपर बड़ा लगा ही नहीं। मेरा हमेशा 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाता था, है ना। ये बात अलग है कि जो मुझे नहीं आ रहे वो मुझे छोड़ने पड़ेंगे, बाकी जो मुझे आ रहे हैं वो कभी मुझसे छूटा नहीं है। ये मेरा मतलब हमेशा से सही रहा है ना। तो क्यों, क्योंकि उसकी बेहतर तैयारी थी, इसकी कम तैयारी थी। तो अगर आपका गोल है, गोल क्या है, आजकल तो सरकारी नौकरी सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। तो अगर आपके हाथ में ये वाली नौकरी आ जाए, तो है ना आप सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो आप है ना थोड़ा सा जोर दीजिए और एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, और उससे ना एक पेपर सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगर आपने 20 पेपर भी सॉल्व कर लिए ना हिंदी के एग्ज़ाम तक, तो आपके साथ ये वाली सिचुएशन नहीं होगी कि आप बोर हो गए, कन्फ्यूज आ गए, या थोड़ा सा दिमाग थक गया, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ही पेपर होगा, 2 ही घंटे है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है, तो 2 घंटे लग जाते हैं 100 पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी इस तरह से करनी है। अब रही बात सोर्सेज की, मैंने सोर्सेज क्या यूज़ किए थे, तो देखिए ये वाली जो बुक है राघव प्रकाश, ये स्पेशल बनी हुई है आरएएस के लिए। हर आरएएस की तैयारी करने वाला बंदा जानता होगा कि सामान्य हिंदी के लिए हम राघव प्रकाश पढ़ते हैं। तो डॉक्टर राघव प्रकाश, डॉक्टर सविता पाईवाल, हम इसे राघव प्रकाश के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली बुक जो है, अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं खरीदी तो ये खरीद लीजिए, क्योंकि सदाबहार बुक है। मेरे जो पुराने बहन भाई थे 10 साल पहले आरएएस बने थे, वो भी यही वाली बुक पढ़ते थे, और हम भी यही वाली बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही वाली बुक पढ़नी है आपको आरएएस के लिए। तो और मेरे ना मतलब, लेकिन इसमें जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ आरएएस वाला ही है ना। तो जो टॉपिक मैंने छोड़ी है ना ऊपर, जो मैंने बताए हैं व्याकरण वाला, और जो 2 टॉपिक मैंने बताए हैं वो उसमें नहीं है, और इसलिए मैंने छोड़े थे। और मैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने स्पेशल तैयारी नहीं की थी एसआई के लिए, 0% भी स्पेशल नहीं की थी, ना ही कोई बुक सेट खरीदा था, कुछ भी नहीं खरीदा था। मेरी आरएएस की तैयारी चल रही थी, और बस मैं पेपर वाले दिन पेपर देने चली गई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं खरीदा था। लेकिन भाई आजकल देखो, मेरे पास तो ठीक है टारगेट था कि मेरी प्री हो चुकी थी और मेरा मेंस था, तो मेरे लिए तो मेरा सपना भी वही था। लेकिन आजकल मैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़रूरी है सरकारी नौकरी पाना। आप अगर थोड़ा सा सीरियस होकर एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, आरएएस हो जाए बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे पहले ये मिल जाए तो और भी बढ़िया है ना। तो अगर आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो ये वाली बुक है ना एक और, सुभाष यादव और राजेंद्र लामा जी की, है ना। मैंने ऐसे देखा है कि इसमें लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप एक ये वाली बुक भी आप खरीद सकते हो, मानस पब्लिकेशंस की बुक है, और अच्छी बुक है। पर्सनली मैंने नहीं पढ़ी ये, तो मैंने मतलब कई
जो लोग हैं मेरे साथ के जो SI बने भी हैं उनसे पूछ के कि भाई एक और बुक मुझे बताइए जिसमें सारे टॉपिक्स वगैरह क्लियर हो आ जाए सारी चीज़ें। तो उन्होंने ये वाली बुक बताई थी कि हमने ये वाली बुक पढ़ी थी, तो मैंने उनसे पूछ के ये वाली बुक ली है। ये मैंने नहीं पढ़ी है आज तक, लेकिन आपको बता रही हूँ कि जो मतलब एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं वो लोग ये वाली बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरी हिंदी अच्छी थी तो इसलिए मैंने मतलब वो 2 टॉपिक छोड़ के भी मैंने अच्छा कवर कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि मेरी हिंदी अच्छी हो तो आप सबकी भी अच्छी हो, बिकॉज मेरा तो ये मेंस में 3rd अटैम्प्ट था ना, तो 2 बार हम पहले भी हिंदी व्याकरण पढ़ चुके थे, तो हमारी हिंदी तो रटी रटाई सी थी, हमें इतना जोर नहीं आता था पढ़ने में। लेकिन आप अगर नए हो तो हिंदी व्याकरण अपन ने 10th में छोड़ दी है, तो बहुत साल हो गए हिंदी व्याकरण पढ़े हुए, तो फिर आपको थोड़ी सी बेहतर तैयारी की ज़रूरत होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि सारे टॉपिक ही कवर करके चलें, ठीक है। तो ये 2 बुक फर्स्ट पेपर के लिए, सिर्फ 2 बुक है ना, और देना कितना है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बस इससे ज़्यादा नहीं इसमें आपके टॉपिक्स। लेकिन अभी सितंबर में एग्ज़ाम है ना, तो मतलब तैयारी तो आप इतने दिन से कर ही रहे होगे। हम तो ठीक है ऐसे ही पढ़ते थे कि जिस दिन से हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से हम लोग पढ़ने लग गए थे, तो हमारा तो 1-1 घंटे में, क्योंकि हमारे तो कितनी बार पोस्टपोन भी तो हुई थी एग्ज़ाम। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कितना सिलेबस आपने कर लिया उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेना, क्योंकि दोनों पेपर इक्वल है। 200 नंबर का ही पहला पेपर है, 200 नंबर का ही दूसरा पेपर है। अब आपके इंटरेस्ट की बात है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगी कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, तो अगर आप हिंदी पर जोर देकर चलेंगे तो भी आपका कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड में दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, मतलब पेपर का नाम तो ये है ना। अब फर्स्ट पार्ट है दोस्तों वही राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसको अंदर से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्य राजस्थान का जो संस्कृति वाला पार्ट है वो सारा इसमें है, मतलब राजस्थान की संस्कृति जो है ना वो सारी इसमें है। अब संस्कृति में क्या क्या आ जाएंगे, पहले तो राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टी मतलब प्रमुख जो वंश है वो आ जाएंगे, उनका प्रशासन, राजस्व और सोशियो कल्चर इश्यूज आ जाएंगे उनके। फिर अपना फ्रीडम मूवमेंट आ जाएगा राजस्थान का, प्रजामंडल आंदोलन आ जाएंगे, फिर साइलेंट फीचर ऑफ आर्टिकल्चर्स है ना, मतलब फोर्ट और मोन्यूमेंट्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आ जाएगा आर्ट्स पेंटिंग, मतलब सब कुछ आ जाएगा। लोकल देवी देवता आ गए, म्यूजिक मतलब वो जो क्या है लोक वाद्य, लोक गायन, लोक देवता, लोक देवी, लोक संत, टूरिस्ट पैलेसेस, ठीक है, सब कुछ है ना। जो भी राजस्थान की संस्कृति में हम हमेशा से बढ़ते आए हैं, सिलेबस निकलवा के रख लेना, देख लेना कौन सा टॉपिक छूट गया, छूटना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए आप क्या पढ़ोगे, उसके लिए आप पढ़ोगे जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये रही लक्ष्य राजस्थान। तो लक्ष्य राजस्थान दोस्तों हमारे टाइम में मतलब 2016 तक तो एक ही लक्ष्य राजस्थान आती थी। अब उसके बाद में ना इसके 2 पार्ट कर दिए। देखिए आप देख सकते हो, भूगोल और अर्थव्यवस्था के लिए अलग है और कला संस्कृति और इतिहास के लिए अलग है। देखो ये तो राजस्थान की भूगोल आ जाएगी, हिस्ट्री कल्चर आ जाएगी, मतलब भूगोल आ जाएगी और पॉलिटी आ जाएगी, और इसमें कला संस्कृति इतिहास सारा राजस्थान का आ जाएगा। अब इन्होंने 2 बुक बना दी राजस्थान की, लेकिन मुझे आज भी वो पहले वाली बुक ही पसंद है। तो एक ही बुक आया करती थी, उसी के 2 पार्ट हुआ करते थे। उसमें आगे आती थी राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर आती थी पॉलिटी, और फिर आता था हमारा राजस्थान की संस्कृति, और लास्ट में आती थी हाँ राजस्थान के लास्ट में आता था दोस्तों राजस्थान के जो सारे राजा वगैरह है वो वाले, और फिर आता था मतलब लास्ट में प्रजामंडल है ना, वो वाली लक्ष्य मुझे आज भी वही अच्छी लगती है, क्योंकि हमने उसी से राजस्थान पढ़ना सीखा था, और मेरे पास तो आज भी वही पढ़ी है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ आज भी। इनमें क्या है, मैटर बहुत सारा जोड़ दिया, इनमें है ना मैटर बहुत सारा जोड़ दिया, मतलब अनाप शनाप चीज़ें जोड़ दी हैं, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है कि ऐसे लगता है यार कैसे सल्टाएंगे इतनी सारी चीज़ों को। मुझे खुद को होती है, जबकि मेरा राजस्थान बहुत पड़ा हुआ है ना, लेकिन होता है क्योंकि बहुत मोटी बना दी है ये बुक्स। तो अगर आपके पास पुरानी वाली है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप नए खिलाड़ी हो इस मैदान में तो ये वाली पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अच्छा लिखते हैं ये लोग है ना। और फिर है ना आजकल ये कर दिया है कि लेसन के बाद में ना ये कम से कम 100 क्वेश्चन देते हैं कि पुरानी एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, वो बहुत अच्छा किया है इन्होंने। तो उससे क्या हो जाता है कि उससे अपना रिविजन हो जाता है, प्लस अपन को पता भी चल जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल के एग्जामों में, लेटेस्ट अपडेट कर देते हैं ये लोग। और इस एग्ज़ाम मतलब इनका लक्ष्य वालों का एक चीज़ बड़ी अच्छी है, ये लेटेस्ट हर साल
साल नया संस्करण निकालते हैं और सारी जो लेटेस्ट चीज़ें हैं ना वो भी इसमें डाल देते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या डाल रखा है, इसमें देखो बजट भी डाल दिया 2021 का, आर्थिक समीक्षा डाल दी 19-20 वाली, और जो नए नए मतलब वन रिपोर्ट नई वाली डाल दी, पशु गणना नई वाली डाल दी, मतलब लेटेस्ट संस्करण लेके आना आप, है ना। तो उसमें सारी नई नई चीज़ें आ जाती हैं। तो इस मतलब राजस्थान की कला संस्कृति के लिए ये वाली पढ़ सकते हो, राजस्थान की पॉलिटी के लिए प्लस, हाँ पॉलिटी के लिए भी इसी में मिल जाएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी इसमें मिल जाएगी, राजस्थान की पॉलिटी इसमें मिल जाएगी, और राजस्थान का बहुत सारा करंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, और राजस्थान की इकोनॉमी भी इसमें मिल जाएगी। पशु भी हैं इसमें, इसमें नदियाँ भी हैं, और इसमें हमारा राजस्व वाला सारा पार्ट भी है, सब कुछ दे रखा है ना। और इसमें मिल जाएगा आपको सारे तीज त्यौहार, मेले, लोक देवता, लोक देवियाँ, सारे जिले मिल जाएंगे राजस्थान के, राजस्थान की सारी डायनेस्टीज मिल जाएंगी, और राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पर मिल जाएगा, 1857 की क्रांति मिल जाएगी, राजस्थान का एकीकरण मिल जाएगा, सब कुछ आपको इस वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो अगर राजस्थान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बुक पे आप यकीन कर सकते हो, वो है लक्ष्य राजस्थान। और ये मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, प्रचार नहीं कर रही, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा था। आई होप मतलब सबका अलग अलग होता है, अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग वाले भी अच्छा पढ़ा देते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं ले रहे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये वाली चीज़ें आप प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने पर्सनली प्रीफर करी थी। इंडियन हिस्ट्री दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में वही सारी चीज़ें हैं, एंशियंट है, मॉडर्न है, और वर्ल्ड जो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न मतलब तीनों हिस्ट्री आ गई। अब देखिए इसमें एंशियंट और मिडाइवल मतलब प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री तो होती है कम, हमेशा से कम ही होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। आरएस में भी कम है, इधर भी कम है। मॉडर्न हिस्ट्री पे जोर देते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो हमेशा मॉडर्न हिस्ट्री पे ही मतलब आधुनिक इतिहास पे ही ज़्यादा जोर देना है आपको, भी आधुनिक इतिहास की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये वाली थोड़ी कम भी होगी, प्राचीन में से तो बिल्कुल ही नहीं पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं प्राचीन में से, और मध्यकाल में से भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हमेशा आधुनिक इतिहास में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे जोर दीजिएगा। और इसके लिए मैं आपको एक ही बुक बताऊंगी, मतलब देखो मेरे पास तो जो मैं पढ़ती थी आरएस के लिए वो बड़े सोर्स हो जाएंगे, तो एसआई वालों के लिए वो इतने बड़े सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी हिस्ट्री वाली बुक देखना चाहते हो तो बुक्स फॉर आरएस करके मैंने जो वीडियो डाल रखा है उसमें आप देख सकते हो मैंने हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक यूज़ करी थी। लेकिन अगर आप वो पढ़ रहे हो तो आपको अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे हो तो आपके पास ये ल्यूसेंट, हाँ ल्यूसेंट ले आइए दोस्तों। ल्यूसेंट वो बुक है जिससे हमने शुरुआत करी थी। तो ल्यूसेंट में अगर आप मतलब नए खिलाड़ी हो, शुरुआत ही कर रहे हो विदाउट कोचिंग के, तो आप एक बार हिस्ट्री सारी ल्यूसेंट में से पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट सारा कवर भी करवा देती है और सारी चीज़ें छोटी छोटी भी बताती है, और यकीन मानिए ल्यूसेंट बेस्ट बुक है। ये 3 चीज़ों के लिए बताऊंगी मैं, हिस्ट्री भी आप इसमें से पढ़ सकते हो, सारी हिस्ट्री, और बुक एक एक चीज़ दे रखी है और सारी चीज़ें सही मिलेंगी, ठीक है। दूसरा आप है ना इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे आप पूछते रहते हो ना इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो मैं हमेशा कहती हूँ इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, 3 चीज़ें ना, 2 चीज़ें ना आपको करंट में से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक के ज़्यादातर क्वेश्चन करंट, अगर 10 क्वेश्चन आए हैं ना तो 8 क्वेश्चन करंट के ही होंगे, बुक्स में से 2 ही क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के बेसिक फैक्टर पढ़ना चाहते हो तो इसमें से कवर कर सकते हो, ठीक है। बेसिक फैक्टर इसमें से ले सकते हो। बाकी हाँ मतलब बजट क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होती है, राजस्व आय क्या होती है, ये सब इसमें समझा रखा है, तो आप इसमें से ले सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के लिए, एसआई के लिए बता रही हूँ, सिर्फ आरएस के लिए नहीं बता रही, हिस्ट्री के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए आप लक्ष्य मतलब ल्यूसेंट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री हो गई, फिर आ गई वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और हाँ मतलब इंडियन ज्योग्राफी दे रखी है इसमें, है ना, और राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है। तो इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों वही है, एक तो भौतिक विभाग आ जाते हैं, फिर एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ आ जाती है, फिर हमारे खनिज आ जाते हैं, फिर उद्योग आ जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फिर हाँ नेचुरल रिसोर्सेज आ गए, और फिर एनवायरनमेंट आ गया। ऐसे ही राजस्थान में भी वही मोस्टली सारी चीज़ें वही दे रखी है ना। तो दोस्तों ये है मतलब राजस्थान के लिए, तो आप लक्ष्य राजस्थान में से पढ़ोगे ना, तो लक्ष्य राजस्थान में पहला पार्ट ज्योग्राफी का ही दिया हुआ है, उसमें से कवर हो जाएगा, फिर आपको कोई भी अदर सोर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ सिखवाल वाली एक बुक ले आइएगा, वो मैप्स की बुक आती है, तो जैसे आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो उसके साथ साथ सिखवाल में से मैप देखे जा रहे हो, उसमें सब तरह के मैप है ना, तो राजस्थान के सिर्फ, है ना, तो वो बहुत बेहतर तैयारी आपकी करवा देती है। और
रही बात इंडियन और वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आप इसमें से पढ़ सकते हो। ये है महेश बर्णवाल की बुक है ये ज्योग्राफी की। तो देखो मैंने मेरी ज्योग्राफी, देखो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से ज्योग्राफी की कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की। मैं हमेशा मेरे खुद की जो मतलब मैंने हमें मेरे तो एमए ज्योग्राफी से है, नेट है, तो सब कुछ मेरे पास तो मैटर होता है, ज्योग्राफी का अलग मैटर होता है, तो मैं उसमें से तैयार करती हूँ। बट ये बुक भी मैंने बहुत बार पढ़ी है, बेस्ट बुक है ज्योग्राफी के लिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी और हर एक एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसका सिलेबस इसमें मिल जाएगा। थोड़ी मोटी है लेकिन आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है कि मेरे सिलेबस में ये चीज़ें हैं तो ये ही मुझे पढ़नी है ना, बाकी सारी नहीं पढ़नी है। और इसमें कोई गलतियाँ नहीं मिलेंगी ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है ये बुक, इसमें कभी भी आपको कोई गलतियाँ नहीं मिलेंगी। तो ज्योग्राफी के लिए मतलब भारत का भूगोल और किसका, वर्ल्ड का भूगोल है ना, दो चीज़ों के लिए ये कर सकते हो। राजस्थान का भूगोल आप लक्ष्य में से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्या रह गया, अब रह गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम एंड गवर्नेंस। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ बात चल रही है, तो देखो राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन तो आप पढ़ सकते हो, राजस्थान की राजनीति तो लक्ष्य में ही दे रखी है ना, इतनी पूछी जाती है, वो लक्ष्य में पूरी दे रखी है, आप पूरी लक्ष्य में से पढ़ लोगे। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में देखो कितना बड़ा दे रखा है, 1919 का संविधान संशोधन अधिनियम से शुरू होकर फिर 35 का संविधान संशोधन अधिनियम दे दिया, फिर हमारा प्रस्तावना दे दी, फिर फंडामेंटल राइट दे दिया, फिर डीपीएस भी दे दिया है ना, फिर संविधान का आधारभूत ढांचा दे दिया, सारी चीज़ें दे दी, फिर राष्ट्रपति और दे दिए, राज्यपाल और सब कुछ दे दिया इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों इसके लिए तो मैं हमेशा से एक ही बुक प्रेफर करूँगी, चाहे एसआई की करूँ, क्योंकि एसआई की तैयारी करने वाले भी मैं वही बता रही हूँ जो आरएएस की तैयारी कर रहे हो, हमेशा यही पढ़ना लक्ष्मीकांत। अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो तो भी इसी बुक से कीजिएगा, कोई बात नहीं है, ये आज पूरी नहीं होगी इस एग्ज़ाम में, अगले एग्ज़ाम में पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसी तैयारी होने वाली है इस बुक से कि फिर कभी किसी अदर सोर्स की तरफ आप देखोगे भी नहीं। पॉलिटी के लिए मतलब विश्व की बेस्ट बुक मैं इसे कहूँगी कि बहुत ही शानदार बुक है, ये खरीदो। पॉलिटी के लिए आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो, और चाहे कोई और एग्ज़ाम तो कुछ लगेगी ही नहीं अगर ये पढ़ लिया तो आपने। तो इसी बुक में से पढ़ो, बस आपको ये है कि ये बुक अभी थोड़ी बड़ी है, तो अगर आपको सितंबर तक टाइम नहीं है मतलब इतना, तो आप ल्यूसेंट में से भी पॉलिटी तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मुझे सिर्फ आरएएस की तैयारी करनी है, ऐसा ही निकलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं निकलेगा तो बहुत अच्छा है, तो सिर्फ और सिर्फ आरएएस के लिए वालों के लिए अभी टाइम है, तो आरएएस वाले ही पढ़ सकते हैं। बाकी एसआई वालों को अगर ये नहीं पढ़नी है तो फिर ल्यूसेंट में भी पॉलिटी अच्छी कवर कर रखी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया, अब रह गया दोस्तों इकोनॉमिक्स। मैंने बता ही दिया आपको कि इकोनॉमिक्स आप ल्यूसेंट में से तैयार कर लो, बाकी ज़्यादातर इकोनॉमिक्स करंट में से ही पूछते हैं, है ना। नई कोई स्कीम चली है, कोई डेटा नए आए हैं, रिजर्व बैंक की कोई नई पॉलिसी आई है, वो सारे उसी में से पूछते हैं। अब रह गया, हाँ इकोनॉमिक्स है ये पूरी, ये सारी उसी में से आ जाएगी। मुझे वैसे इकोनॉमिक्स ज़्यादा आती भी नहीं है और मैं इतना जोर भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ना तो पसंद है और ना, बस मैं करंट में से ही तैयार करती हूँ इकोनॉमी हमेशा। स्पेशल बुक्स मैं तो बहुत कम पढ़ती हूँ। माइक्रो, हाँ राजस्थान की इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी है ना, सारी चीज़ें आपको लक्ष्य राजस्थान में मिल जाएंगी स्पेशल, है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से बेस्ट भी है, अच्छी भी है और लेटेस्ट भी मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लक्ष्य राजस्थान में से राजस्थान की इकोनॉमी कवर कर सकते हो। तो इंडियन इकोनॉमी पढ़ो ना पढ़ो, मतलब पढ़ना तो है ही, मतलब करंट को लेके चलिए इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन राजस्थान इकोनॉमी ज़रूर पढ़नी है। बहुत प्रश्न आते हैं और खासकर आर्थिक समीक्षा और बजट, दो चीज़ें आपको रट के जानी है, दो चीज़ों में से बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं, इकोनॉमी में से तो बजट में से, और इकोनॉमी में मतलब आर्थिक समीक्षा में, तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों मेरे पास कोई स्पेशल बुक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पढ़ी नहीं, बस जैसे बीडी आती है ना, तो बीडी का जो पार्ट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें से पढ़ लेती थी भाई लेटेस्ट कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, ये वो। आरएएस के लिए भी मैं तो उन्हीं में से देख लेती थी, मुझे कोई स्पेशल मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। और बाकी तो करंट में, जैसे मैं आपको करंट पढ़ाती हूँ तो पढ़ाती थी, मतलब तो बताती थी ना कि जैसे ये अभी कल कल ही आकाश मिसाइल नहीं, 2-3 दिन पहले आकाश एमजी मिसाइल लॉन्च हुई है, अगर आपने पेपर पढ़ा हो तो लॉन्च हुई है, आपको पता भी होगा। तो जैसे कि उस वो मतलब उसकी क्या क्षमता है, कितनी दूरी तक जा सकती है, क्या गति है, वो सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। मतलब करंट इकोनॉमी और साइंस टेक के लिए आप करंट के क्वेश्चन जितने ज़्यादा तैयार करोगे ना, उतना ही अच्छा होगा। अगर आप पढ़ना चाहो तो जैसे कि दिशा आती है, दिशा में भी साइंस टेक का अलग से पोर्शन आता है, 5-7 पेज, है ना। दृष्टि की मैगजीन आती है, उसमें भी अलग से आता है, और इन सब में मतलब सब में आता है इनमें, है ना। तो अलग वाला वो पोर्शन तैयार कर सकते हो, उसमें से मिल जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है।
अब क्या बच गया, हाँ रीजनिंग और मैथ्स, ये दोस्तों सेम है, हमारे आरएस में भी है और इसमें भी है। और रहा करंट अफेयर्स, ठीक है, तो इसमें अपन को नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी और राजस्थान के करंट अफेयर्स दोनों तैयार करने हैं, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो दोस्तों मैं एक ही बुक बताऊंगी, आप सबने भी सुनी होगी, ये वाली जो बुक है रामनिवास माथुरिया की, और एक और बुक है ये वाली आर एस अग्रवाल की, है ना। दोनों बुक्स बेस्ट होती है रीजनिंग, अगर ये आपके पास नहीं है तो खरीद लीजिए। और जैसे कि हमारे जो जो चैप्टर है ना उसकी बस प्रैक्टिस करते रहिए कि इसमें तो कम से कम भी प्रैक्टिस में भी 500 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप 50 क्वेश्चन निकाल लीजिए कि आज प्रतिशतता तैयार करिए, 50 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपकी रीजनिंग मैथ्स तैयार हो जाएगी। आज डायरेक्शन तैयार किए हैं तो डायरेक्शन के 50 क्वेश्चन कर लीजिए प्रैक्टिस में, ठीक है, ऐसे ही तैयार हो जाएगी। और ये करना भी है क्योंकि आर एस प्री में भी रीजनिंग मैथ्स हमें पास करवाने में बहुत योगदान देती है और इनमें भी बहुत योगदान देगी, क्योंकि हार्ड नहीं आती है, ईजी आती है, और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मुफ्त के नंबर हैं तो, क्योंकि और वैसे भी आप ऐसे तो ज़रूरी है नहीं कि हम